नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, पादप पोषण डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट ये हमारा आखिरी वीडियो है सोइल साइंस का। इसके बाद दो वीडियो आएंगे, एक सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एक वाटर सेट मैनेजमेंट। तो इससे आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग चौथी यूनिट भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हॉर्टिकल्चर ऑलमोस्ट हम 50% पर पहुँचने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी कोर्स कंप्लीट कर देंगे। जैसा बच्चों आपने अपना प्यार मुझ पर दिखाया है ना, और मैं भी उसी तरीके से पूरी मेहनत पूरी लगन से आपके लिए लगा हुआ हूँ। कोर्स अपना इस जून के महीने में ही हम कंप्लीट कर देंगे। और वैसे आपको पता है कि 21 जुलाई हो गई, 7 दिन और आपको मिल गए एक्स्ट्रा। पर हम ये नहीं सोचेंगे कि 21 जुलाई हो गई तो थोड़ा सा ढील दे दे कोर्स में, नहीं। टाइमली जून के महीने में ही कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। जुलाई में आपके बस 20 दिन रहेंगे रिवीजन करने के, और उसमें अपन कुछ नया करने की सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ उसमें भी करेंगे ताकि आपका रिविज़न अच्छे से हो जाए। आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट न्यूट्रिएंट, पादप पोषण। और पादप पोषण डिस्कस करने से पहले बच्चा, अभी तक जितने हम जनरल एग्रीकल्चर पढ़ चुके हैं, एग्रोनॉमी पढ़ चुके हैं, उसके अंदर मेट्रोलॉजी भी हमने कंप्लीट किया, इरिगेशन भी कंप्लीट किया, और सोइल साइंस भी ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट है। तो लगभग 50 वीडियोस हमने कंप्लीट कर लिए, 50 क्लासेस हमारी हो गई। 50 क्लासेस में कहीं पे नोट्स में और कहीं पे वीडियो में करेक्शन है। ठीक है, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया और मैंने भी ये फाइंड आउट किया कि हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है कुछ 4-5 जगह पे। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। कहीं पर नोट्स में गड़बड़ रही है तो नोट्स में दोबारा अपलोड करने की बजाय, क्योंकि बच्चों ने प्रिंट आउट ले लिए होंगे, तो मैं यहाँ पे करेक्शन करवा रहा हूँ, आप नोट्स में करेक्शन कर लीजिए। और जहाँ वीडियो में करेक्शन है तो वो भी मैं सही करवा रहा हूँ, ताकि अगर किसी ने वीडियो से नोट्स बनाया है तो वो भी करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, 4-5 जगह करेक्शन है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, मुझसे भी हुई है पढ़ाने में। तो जहाँ हुई है वहाँ मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हुआ है। देखो कहाँ का गड़बड़ हुआ वो देखो। एक तो पहला गड़बड़ यहाँ हुआ है ना, क्लास 5th में, 5वीं क्लास जो हमने ली थी उसके अंदर हमने पढ़ा था पुअर मैन टिम्बर, मतलब गरीबों की लकड़ी। तो गरीबों की लकड़ी वहाँ मैंने आपको करवा दिया था टिक, ये करवा दिया था, है ना। ये गलत है बच्चा, टिक नहीं आएगा, वो आएगा वहाँ पर बम्बू। गरीबों की लकड़ी किसको कहते हैं? बांस को। इसको सही कर लेना, है ना। ये नोट्स में सही है, ये वीडियो में गड़बड़। मैंने ये लिखा हुआ है, जहाँ वीडियो में गड़बड़ है वहाँ वीडियो लिखा है, जहाँ नोट्स और वीडियो दोनों में गड़बड़ है वहाँ नोट्स और वीडियो लिखा है, जहाँ सिर्फ नोट्स में गड़बड़ है वहाँ पर नोट्स लिखा है। तो आपको करेक्शन करने में आसानी रहेगी। ये नोट्स में सही है, ठीक है। पुअर मैन टिम्बर बम्बू नोट्स में सही है, सिर्फ वीडियो में गड़बड़ हुआ है। तो जिसने नोट्स वीडियो से नोट्स बनाए हैं, क्लास में देखकर नोट्स बनाए, वो सुधार लेना, यहाँ पर बम्बू आएगा। फिर क्लास नंबर 6 में जनरल एग्रीकल्चर में, ये है ना, ये जनरल एग्रीकल्चर की बात चल रही है। जनरल एग्रीकल्चर में क्लास 6 में CRI स्टेज इन वीट में जो CRI स्टेज है, गेहूं की जो CRI अवस्था है, वो किसने दी है? भारद्वाज ने दी है। ठीक है, ये नोट्स और वीडियो दोनों में करेक्शन कर लेना। मैंने वहाँ पर निकोलस बताया था, निकोलस फंक्शनल न्यूट्रिएंट के लिए है, वो नोट्स में ऊपर नीचे होने की वजह से शायद मैंने भी वीडियो में वैसे ही पढ़ा दिया। तो इसको सुधार लेना। जो CRI स्टेज इन वीट है वो भारद्वाज ने दिया है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, इसको सुधार लेना, नोट्स और वीडियो दोनों में। फिर क्लास 24, ये आ गया आपका एग्रोनॉमी वाली क्लास। ठीक है, एग्रोनॉमी वाली क्लास 24 में कस्टर का जो अरंडिक के क्रोमोसोम नंबर है बच्चा, वो है 20। ठीक है, हमने 26 पढ़ा, 26 नहीं है, कितना है? 20 आएगा। और वीडियो और नोट्स दोनों में करेक्शन है, तो आप दोनों जगह करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, वीडियो से नोट्स बनाए हैं तो वहाँ पर कर लीजिए, और जो नोट्स मैंने आपको दिए हैं अगर बच्चों ने प्रिंट आउट निकाले हैं तो वहाँ पर करेक्ट कर लीजिए। तो इसके क्रोमोसोम नंबर सुधार लीजिए। दूसरा क्लास नंबर 22 है ये। ठीक है, क्लास नंबर 22 जो मस्टर्ड वाली है, एग्रोनॉमी की क्लास नंबर 22 में मस्टर्ड का जो हमने ट्रायंगल पढ़ा था, है ना, ये ऐसा वाला ट्रायंगल, कौन नॉक कर रहा है CNG के घर। मैंने वीडियो में सही पढ़ाया है, नोट्स में गड़बड़ है ना। वीडियो में सही पढ़ाया है, नोट्स में गड़बड़ है। नोट्स में क्या गड़बड़ है? यहाँ पर बेसिक का रापा दे दिया, यहाँ रापा दे दिया है ना, नोट्स में रापा है। तो रापा की जगह क्या करना है आपको? बेसिक का कंपेस्टिस करना है बस। ठीक है, ये वीडियो में सही पढ़ाया है, ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने वीडियो में। बस नोट्स में बेसिक का कंपेस्टिस की जगह बेसिक का रापा लिखा हुआ है, तो उसको नोट्स में सुधार लेना। रापा की जगह क्या करना है? कंपेस्टिस करना है। ठीक है, ये 4 करेक्शन और कुछ करेक्शन यहाँ पे देखो। सॉइल साइंस की क्लास नंबर 7 में पोल्ट्री मैन्योर दिया है ना, ये नोट्स में गड़बड़ है, नोट्स में छूट गया है। तो एक्चुअल वैल्यू यही है ना, ये सही वैल्यू है। नोट्स में इसकी वैल्यू जो है 1.63 दी हुई है, इसको सुधार के क्या कर लेना? 2.63 कर लेना। नोट्स में करेक्शन है, वीडियो में सही पढ़ाया है, 2.63 ही पढ़ाया है। नोट्स में करेक्शन कर लेना, वहाँ पर 1.63 होगा, उसको 2.63 कर लेना। फिर क्लास नंबर 8 है सोइल साइंस की, है ना, सोइल साइंस की क्लास नंबर 8, उसमें बायो फर्टिलाइजर हमने पढ़ा। बायो फर्टिलाइजर में सोइल इनोकुलेंट पढ़ा और सीड इनोकुलेंट। सीड इनोकुलेंट बिल्कुल सही है,
हमने सोइल इनोकुलेंट भी क्या कर लिया था, 3 पैकेट्स पर हेक्टेयर ले लिया था। तो 3 पैकेट पर हेक्टेयर की जगह आपको 2 केजी पर हेक्टेयर करना है, ठीक है, 2 केजी पर हेक्टेयर करना। नोट्स में सही है, सिर्फ वीडियो में करेक्शन है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वीडियो से नोट्स बनाया वो करेक्ट कर ले, और नोट्स को भी देखो। आप बच्चों देखो वीडियो जब देखते हो ना, तो अपने नोट्स सामने रखा करो, है ना, सामने। मैं कोशिश करूंगा नोट्स आपको पहले भेजूँ और बाद में वीडियो डालूँ, ठीक है। अब से ऐसा करेंगे ताकि आप दोनों में मैच कर सको कि दोनों में सही चल रहा है नहीं। कुछ भी गड़बड़ हो मेरे को मैसेज डाल देना कि सर नोट्स में अलग है और वीडियो में आपने अलग पढ़ाया। तो अब हम करेंगे, पहले आपको नोट्स दे देंगे, उसके बाद वीडियो देंगे, ठीक है, ताकि आप कुछ भी चेंजेस दिखे दोनों में, अगर सेम चीज़ नहीं दिख रही है, कुछ भी अलग चीज़ दिख रही है, तो आप मेरे को मैसेज डाल सकते हो। तो इसी तरीके से आगे भी मैं करेक्शन करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 3 केजी नहीं करना है, ये 3 पैकेट पर हेक्टेयर नहीं करना है, 2 केजी पर हेक्टेयर कर देना है। फिर उसी क्लास में हमने सॉइल ऑर्गेनिज्म पढ़ा है। सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है इसमें वीडियो में गड़बड़ है ना, नोट्स में बिल्कुल सही है, वीडियो में हमने क्या किया ये भी बताया, सही बाफा ही बताया। बस यहाँ पर क्या हो गया, मुझसे मिस्टेक हुई कि यहाँ पर मेरे को एक्टिनोमाइसीट्स करना था, यहाँ पे मैंने फंगी लिख दिया और यहाँ लास्ट मैंने एक्टिनोमाइसीट्स कह दिया। तो ये जो नंबर बेसिस पे जो है सॉइल ऑर्गेनिज्म वो बाफा ही है, पहले बैक्टीरिया आएगा, फिर एक्टिनोमाइसीट्स आएगा, फिर फंगी आएगा, फिर एल्गी आएगा। नोट्स में सही है, वीडियो में मैंने एक्टिनोमाइसीट की जगह फंगी एल्गी करवा दिया था, तो इसको सुधार लेना। तो अभी तक जो 50 क्लासेस थी उसमें से इतना करेक्शन, जिसमें से कुछ बच्चों ने दिया, कुछ मैंने खुद ने फाइंड आउट किया, है ना, कि यहाँ यह मिस्टेक अब से हुई है। और आपको लगता है कि कहीं सर ये और डाउट वाला लग रहा है तो बता देना, अगले वीडियो में या आगे चीज़ें हम वहाँ पर करेक्ट करते हुए चलेंगे, ठीक है। किसी प्रकार का कोई डाउट या किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन या किसी प्रकार की कोई गलत चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। जहाँ लग रहा है कि हम मिस्टेक हुई है उसको हम अगले वीडियो में सुधार लेंगे। क्लियर है? चलो ठीक है बच्चा लोग, इसको सुधार लेना। नेक्स्ट अब बात करते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। प्लांट न्यूट्रिएंट, देखो यार इस YouTube प्लेटफॉर्म पे हैं और YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो है ना, ये सबके सामने है ये चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कोर्स के अंदर मैं बता रहा हूँ कि बच्चा ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, या नोट्स में भी या पढ़ाने में भी, तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ये ओपनली प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर करवा रहा हूँ, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करने का भी अपने अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि हाँ ये मिस्टेक हुई है और हम उसको सुधार रहे हैं, ठीक है। पादप पोषण, पादप पोषण हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो पादप पोषण में क्या चीज़ है, देखो टोटल प्लांट के अंदर जो है ना, प्लांट के लिए टोटल जो प्लांट होते हैं वो 50 से 60 होते हैं, ठीक है। 50 to 60 प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। 50 to 60 न्यूट्रिएंट, लगभग 50 से 60 न्यूट्रिएंट जो है प्लांट में होते हैं या प्लांट को चाहिए होते हैं, ठीक। उसमें से केवल 16, अभी कितने हैं 17 जो है असेंशियल है। कितने हैं 17 जो है असेंशियल है, आवश्यक है। कितने हैं 17 जो है वो क्या है, आवश्यक है। अब ये आवश्यकता के बारे में किसने बताया कि 17 आवश्यक है तो कितने, पहले कितने थे 16, पहले कितने थे 16, ठीक। अब 17 हो गए, कौन सा जुड़ा, निकिल। तो ये किसने बताया कि ये आवश्यक है, तो ये किसने बताया, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। तो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, एसेंशियलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। यही ना पोषक के जो पोषण है, पोषक तत्व है, पोषक तत्व की अनिवार्यता का जो है निर्धारण किसने किया, है ना। जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व की अनिवार्यता का निर्धारण किसने किया, तो ये करने वाले कौन है बच्चा लोग, ये है आर्नन एंड स्टाउट, ठीक है। आर्नन एंड स्टाउट कब दिया इन्होंने बच्चा, ये दिया इन्होंने 1939 में, 1939 में दिया। आर्नन ने इसको रिफाइन किया, ठीक है, रिफाइन किया मतलब दोबारा से इसको रिफाइन किया, दोबारा से इसको क्या किया, चेक किया। हम कोई चीज़ करते हैं ना कि एक बार उसको चेक कर लो, एक बार उसको देख लो, रिफाइन कर लो एक बार अच्छे से, है ना, छान लो एक बार और। तो ये आर्नन ने इसको किया था। क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया ये था बच्चा कि अगर मान लो कोई भी एक एलिमेंट है, जो कोई भी है, जो 16 एलिमेंट इन्होंने दिए थे, इन्होंने कितने दिए थे 16 एलिमेंट इन्होंने दिए थे, याद रखना। आर्नन एंड स्टाउट के बारे में पूछे तो 16 एसेंशियल एलिमेंट दिए थे, टोटल पूछा जाए तो 17, ठीक है, टोटल पूछे तो 17, और ऑप्शन में 17 ना हो तो 16 लगाना। और आर्नन एंड स्टाउट
के अकॉर्डिंग पूछे तो 16, टोटल पूछे तो 17। ठीक, तो इन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, इन्होंने क्राइटेरिया रखा कि मान लो कोई भी एक एलिमेंट है इन 16 में से, है ना, 16 में से बात की थी इन्होंने, 16 में से किसी भी एक एलिमेंट की कमी अगर हो जाती है प्लांट में, किसी भी एक एलिमेंट की कमी हो जाती है प्लांट में, तो प्लांट की जो डेवलपमेंट है, जो उसकी रिप्रोडक्शन स्टेज है, वो क्या हो जाती है, चौक हो जाती है या वो रुक जाती है। ठीक है, प्लांट का जो विकास है, प्लांट की जो वृद्धि है, वो रुक जाती है किसी भी एक एलिमेंट की कमी से। और वो जो कमी है, दूसरा जो इन्होंने क्राइटेरिया क्या दिया कि वो जो कमी है उस पोषक तत्व की, केवल वही पोषक तत्व पूरा कर सकता है, कोई और पोषक तत्व पूरा नहीं कर सकता। और तीसरा क्या है, जितने भी ये पोषक तत्व है वो सीधे रूप से प्लांट को न्यूट्रिशन देते हैं, सीधे रूप से डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उनके पोषण में, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया उन्होंने दिया। क्या इन्होंने बोला क्राइटेरिया में, डिफिशियंसी ऑफ एन एसेंशियल न्यूट्रल एलिमेंट, पहला क्या था, डिफिशियंसी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट एलिमेंट makes impossible क्या आ जाएगा, makes impossible for plant to complete their life cycle। ठीक है, मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी अगर हो जाती है प्लांट के अंदर, आवश्यक एसेंशियल न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है, तो प्लांट अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में इम्पॉसिबल, मतलब असंभव रहेगा उसके लिए। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि प्लांट जो है अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने में किसी भी एक आवश्यक पोषक तत्व, किसी भी एक आवश्यक पोषक तत्व की कमी होने से पौधे अपना जीवन चक्र पूरा करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, असमर्थ होते हैं या पूरा नहीं कर सकते। क्लियर है, ये पहला था। अब दूसरा ये बोला कि जिस पोषक तत्व की कमी है, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, विशिष्ट होते हैं किसी भी प्लांट्स के लिए। ठीक है, मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी इज स्पेसिफिक टू द एलिमेंट, जो डिफिशियंसी होती है, जो डिफिशियंसी इज स्पेसिफिक टू द एलिमेंट that can be corrected only by supplied of that element। मतलब जिस तत्व की कमी है उसी तत्व की आपूर्ति करके उसको सुधारा जा सकता है। तो ये जो तत्व होते हैं, ये तो जो एलिमेंट की कमी होती है, ये हर पौधे के लिए विशिष्ट होती है। ठीक है, मतलब यह कमी किसी एक तत्व के लिए विशिष्ट होती है। क्या होती है, यह जो कमी है किसी एक तत्व के लिए विशिष्ट होती है, स्पेसिफिक होती है, जो उसी तत्व के आपूर्ति से सुधारी जा सकती है। ठीक है, उसी तत्व से सुधारी जा सकती है। और जो ये एलिमेंट्स होते हैं, तीसरा क्या दिया इन्होंने कि जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट। तो प्लांट के पोषण में ये सीधे रूप से शामिल होते हैं। ठीक है, सभी तत्व है ना, या सभी जो तत्व है, सभी तत्व कौन से, सभी तत्व, एक मिनट बचा,
ठीक है, जो सभी तत्व होते हैं, सभी तत्व पौधों के पोषण में सीधे रूप से शामिल होते हैं, ठीक है, सीधे रूप से शामिल होते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया इन्होंने दिया। अब जो एसेंशियल न्यूट्रल है इसको भी इन्होंने क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, तो एसेंशियल न्यूट्रल हो गए। एसेंशियल न्यूट्रल हमने समझ लिए क्या है ना, टोटल 16 है। अब ये जो टोटल 16 एसेंशियल न्यूट्रल है इनका भी क्लासिफिकेशन है। कैसे है क्लासिफिकेशन? अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ एसेंशियल न्यूट्रल्स की। एसेंशियल न्यूट्रेंट, आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, ये भी क्लासीफाई किस बेसिस पर है? पौधों को कम मात्रा चाहिए और अधिक मात्रा चाहिए, 2 तरीके से क्लासीफाई। ऐसे पोषक तत्व जिनकी पौधों को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है उनको अलग रखा गया, जिनको कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको अलग रखा गया। तो यहाँ पर होता है मैक्रो एलिमेंट। क्या होता है? मैक्रो एलिमेंट। क्या लिखेंगे? वृहद। ठीक है, वृहद तत्व है ना, वृहद तत्व। और दूसरा आता है माइक्रो एलिमेंट, सूक्ष्म तत्व। मतलब क्या है? प्लांट जिनका अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो एलिमेंट, और प्लांट को जिनकी कम आवश्यकता होती है उनको बोलते हैं हम क्या? माइक्रो एलिमेंट। समझ में आ गई बात? तो जो मेज़र है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? और मेज़र भी बोलते हैं। जो मेज़र है, प्रमुख है, मुख्य है, प्रमुख या मुख्य, ठीक है, यूज्ड बाय द प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। क्या लिखेंगे? ये जो माइक्रो है इनको कैसे यूज करते हैं? यूज्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी कितना? तो इनको हम ग्राम पर केजी में मेज़र करते हैं। किस में? ग्राम पर केजी में। ठीक है, ग्राम पर केजी में इसको मेज़र करते हैं कि जो मैक्रो एलिमेंट होते हैं, जो प्रमुख मुख्य एलिमेंट होते हैं, वे इनको मुख्य क्यों बोला गया? क्योंकि प्लांट के द्वारा इनका अधिक मात्रा में क्या उपयोग किया जाता है। और ये जो है सूक्ष्म है, तो यहाँ पर क्यों होता है? यूज्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, प्लांट इनको कम मात्रा में उपयोग करते हैं। इसको जो दर्शाते हैं मिलीग्राम पर केजी में इसको दर्शाते हैं। ठीक है, एक और डेफिनेशन क्या है? जिनमें क्या चाहिए हमें? मोर देन 1 ppm कंसंट्रेशन है। मोर देन 1 ppm लिखूं या फिर मैं लिख सकता हूं 1 से लेके 10 मिलीग्राम पर केजी चाहिए। ठीक है, 1 से लेके 10 मिलीग्राम पर केजी। ठीक, और जिसको 1 ppm से कम कंसंट्रेशन चाहिए या 0.1 से लेके 1 मिलीग्राम पर केजी चाहिए। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन है। प्लांट जिनको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं मैक्रो बोलेंगे, या फिर ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको पौधे जो है जिनका जो कंसंट्रेशन है वो 1 ppm से ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ऐसे न्यूट्रिएंट जिनको प्लांट जो है कम मात्रा में, मतलब लेस देन 1 ppm कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? स्मॉल, मतलब माइक्रो बोल देते हैं। माइक्रो को क्या बोला जाता है? ट्रेस भी बोला जाता है। ट्रेस एलिमेंट भी बोलते हैं इसको, ओलिगो भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब गौण। हिंदी में क्या हो जाएगा? ट्रेस ओलिगो का मतलब गौण तत्व। अब ये कौन कौन से हैं समझो, कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर आ जाता है पहले तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है ना, किसमें? मेजर में। किसमें? संरचनात्मक तत्व, जो संरचना बनाते हैं प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर है ना। प्लांट जो खड़ा रह पाता है, उसका जो बॉडी शेप है पूरा, वो स्ट्रक्चर बनाने वाले कौन से हैं? तो वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो ऐसा लिखो, कौन है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसकी 45% मात्रा होती है, इसकी 6% मात्रा होती है, इसकी भी 45% मात्रा होती है प्लांट के अंदर। ठीक है, और किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? ये किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये H2O के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये O2 और H2O दोनों फॉर्म में अवेलेबल होता है प्लांट्स को। ठीक है, अवेलेबल फॉर प्लांट। ठीक है, प्लांट में किस मात्रा में अवेलेबल होता है और प्लांट में इनका कंसंट्रेशन कितना है। ठीक, दूसरे हैं प्राइमरी एलिमेंट।
प्राथमिक तत्व कौन कौन से हैं? प्राथमिक में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इनकी प्लांट में कितनी? 1.5%, इसकी चाहिए 0.2% और ये होता है 1.0%। ठीक, फास्फोरस जो है किस फॉर्म में लिया जाता है? फास्फोरस मेनली जो है H2PO4 माइनस फॉर्म में लेता है और HPO4 -2 फॉर्म में लेता है। लेकिन मेन जो है, मुख्य जो है, अगर दोनों ऑप्शन में हो तो यही लगाना, ये मेन है। जो गोला बना दिया मतलब ये मेन है। दोनों फॉर्म में लेता है लेकिन ज़्यादातर इस फॉर्म में लेता है। सॉरी, ये नाइट्रोजन, मैंने नाइट्रोजन की जगह लिख दिया, यहाँ लिखना। ठीक है, यहाँ लिखना H2PO4 माइनस और HPO4 -2। तो इनमें से जो मेन है वो क्या है? मेन ये है। दोनों ऑप्शन में हो तो आपको ये लगाना है, और ए और बी दोनों ऑप्शन हो तो ये दोनों लगा सकते हो। प्लांट इन दोनों को लेता है। नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है दोनों फॉर्म में लेता है। किसमें? NO3 माइनस और NH4 प्लस, दोनों फॉर्म में लेता है। नाइट्रेट और अमोनिया दोनों फॉर्म में लेता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो मोस्टली किस फॉर्म में लेता है? तो मोस्टली इसमें लेता है। और इसमें कब? वाटर लॉगिंग कंडीशन में, वाटर लॉगिंग कंडीशन में लेगा, जैसे राइस में है ना, राइस में लेता है। वाटर लॉगिंग कंडीशन में NH फॉर्मूला में लेगा। पोटेशियम जो है वो K+ फॉर्म में लेता है। प्लांट के अंदर किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? K+ फॉर्म में अवेलेबल होता है। मैं सारी चीज़ यहीं पे करवा रहा हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। ठीक है, अभी हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। ये हो गया स्ट्रक्चरल, प्राइमरी। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंडरी एलिमेंट, द्वितीयक तत्व। द्वितीयक तत्व कौन कौन से बच्चा? द्वितीयक तत्व में आप में क्या क्या आ जाएंगे? द्वितीयक तत्व में आपका सल्फर है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये 3 है। ठीक, द्वितीयक में क्या क्या है? सल्फर है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम का कितना कंसंट्रेशन होता है? 0.5। ठीक है, 0.5 कंसंट्रेशन। मैग्नीशियम का 0.2 कंसंट्रेशन होता है और सल्फर का भी 0.2 कंसंट्रेशन होता है। अब ये कौन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है? सल्फर जो होता है अवेलेबल, ये SO4 -2 फॉर्म में अवेलेबल होता है। ठीक है, SO4 -2 फॉर्म में होता है। कैल्शियम जो है कैल्शियम 2+ में होता है और मैग्नीशियम भी 2+ फॉर्म में अवेलेबल होता है। क्लियर है? ये प्लांट के अंदर किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं वो बता रहा हूँ। ठीक, अवेलेबिलिटी। ठीक, किस फॉर्म में ये अवेलेबल है? प्लांट्स में, अवेलेबल इन प्लांट्स में किस फॉर्म में अवेलेबल है? ये भी क्या है? अवेलेबिलिटी इन प्लांट, अवेलेबल इन प्लांट। प्लांट किस फॉर्म में ये लेता है? ठीक है, प्लांट किस फॉर्म में ये एलिमेंट्स लेता है। ठीक है, किस फॉर्म में लेता है? किस फॉर्म में लेता है? ठीक है, प्लांट NO3 फॉर्म में दोगे तो प्लांट ले लेगा, NH4 फॉर्म में तो ले लेगा, H2PO फॉर्म में ले लेगा। तो किस फॉर्म में प्लांट इसको लेता है सोइल के अंदर से, ये यहाँ पर चीज़ें पूछा जाता है। तो ये हमारा हो गया क्या? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं हम, मैक्रो हो गया। अब बात करते हैं माइक्रो एलिमेंट्स की। माइक्रो में सूक्ष्म तत्व की बात करते हैं। ठीक है, सूक्ष्म तत्व की बात करते हैं। सूक्ष्म तत्व किस फॉर्म में लिए जाते हैं? चलिए, सूक्ष्म तत्व की बात करें ना बच्चा, तो सूक्ष्म तत्व में कौन कौन से हैं सारे? सबसे पहले तो ये देख लो कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म तत्व में बच्चा अपना आयरन, ठीक, मैग्नीज, जिंक, बोरान, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और निकिल। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊंगा। एसेंशियल एलिमेंट्स की हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लिया, अभी फिर से बताऊंगा। यहाँ पर 7 है, ये 16, ये 17 है, 17 है। इसको किसने दिया? लिख लो यहीं पे, ब्राउन एटल ने, ब्राउन और उनके साथियों ने। कब? 1987 में दिया। ठीक है, उसके पहले 16 ही थे। अब ये 1987 बच्चा, ये ऑथेंटिक रिसोर्स से मैंने लिया है, वेबसाइट वगैरह से। आप नेमरा सुंदा में देखोगे तो यहाँ पे 1985 दिया हुआ है। ठीक है, 1985 दिया हुआ है। तो वेबसाइट पे जाके आप भी चेक कर लेना, 1987 ही मिलेगा। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर आयरन जो है, आयरन 2 फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर इनकी क्वांटिटी सबसे पहले तो लिख लो किस फॉर्म में, ये कंसंट्रेशन इसका क्या है प्लांट के अंदर। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कंसंट्रेशन इन प्लांट में ये कितनी उपलब्धता है, और अवेलेबल फॉर्म कौन सा, किस फॉर्म में ये प्लांट में अवेलेबल होते हैं, किस फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है,
चलिए, प्लांट जो है वो होता है 100 mg पर kg, मतलब 100 ppm के आसपास, और ये होता है Fe2+ और Fe3+ फॉर्म में। लेकिन मोस्टली किस फॉर्म में अवेलेबल होता है बच्चा? मोस्टली होता है ये Fe2+ फॉर्म में। ये रिड्यूस फॉर्म है इसका, रिड्यूस्ड फॉर्म, और ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। क्लियर? दूसरा हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज कितना ppm अवेलेबल है? तो मैग्नीज बच्चा ये है 20 मिलीग्राम पर kg, ठीक है, 20 मिलीग्राम पर kg है मैग्नीज। और ये जो है दो फॉर्म में पाया जाता है, मैग्नीज 4+ और मैग्नीज 2+। ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ये रिड्यूस फॉर्म में, मोस्टली इस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जिंक की, ये भी होता है 20 मिलीग्राम पर kg और Zn2+ फॉर्म में ये अवेलेबल होता है प्लांट के अंदर। बोरान की बात करें तो बोरान जो है वो भी 20 mg पर kg होता है, 20 mg पर kg प्लांट के अंदर होता है, और ये जो अवेलेबल होता है H2BO3- 2 फॉर्म में, ठीक है, और H3BO3 फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, पर मोस्टली किस फॉर्म में मिलेगा आपको? इस फॉर्म में, ठीक है। अब बात करते हैं कॉपर की। कॉपर जो है किस फॉर्म में और कितना मात्रा में अवेलेबल होता है? कॉपर जो है ये 6 मिलीग्राम होता है पर kg, और ये किस फॉर्म में प्लांट में अवेलेबल होता है? तो Cu2+ फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब बचा क्या आपका क्लोरीन, तो क्लोरीन बच्चा ये होता है 100 mg पर मिलीग्राम, 100 mg मिलीग्राम पर kg, और ये क्लोरीन माइनस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। मोलिब्डेनम जो है ये अल्ट्रा माइक्रो है, 0.1 मिलीग्राम पर kg फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये MOO4- 2 फॉर्म में होता है। इसको अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये होता है, ठीक है। और निकल भी जो है 0.1 mg पर kg फॉर्म में होता है, और ये जो है Ni2+ फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये हमने पूरा यहाँ पर समझ लिया, मैक्रो माइक्रो दोनों, ठीक। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? पहला तो यही पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट है, वृहद न्यूट्रिएंट है। दूसरा ये पूछता है ज़्यादातर इसका फास्फोरस का किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, नाइट्रोजन किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। फिर इसका पूछता है आपका बोरान किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, मोलिब्डेनम किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, ये पूछ लेते हैं। और यहाँ से पूछ लेगा निम्न में से कौन सा जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, ठीक, एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पर जब एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात हुई, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ठीक है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट की बात हुई, तो हमने टोटल कितने हैं? 17, टोटल कितने हैं? 17। अगर पूछा जाए टोटल कितने हैं? 17, ठीक। उसमें से 16 जो है वो किसने दिए? आर्नन एंड स्टाउट, ठीक, उन्होंने 16 के बारे में बताया। और जो 17 है निकिल, ये 17वां है, ये ब्राउन एटाल ने बताया, ब्राउन एटाल ने बताया कब? 1987 में। तो अगर आपसे पूछे टोटल कितने हैं, अगर 17 ऑप्शन में है तो ऑप्शन में लगाइए 17, ऑप्शन में 17 नहीं है तो 16 लगाइए। और अगर आप क्वेश्चन ही इस तरीके से पूछ ले कि आर्नन और स्टाउट ने जो एसेंशियलिटी और क्राइटेरिया दिया है उस आधार पर कितने एसेंशियल एलिमेंट है, तो 16, ठीक। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा क्या आंसर होगा इसका। फिर बात करते हैं अब बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट या एलिमेंट, ठीक है, लाभकारी पोषक, लाभकारी तत्व या न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व। तो लाभकारी कितने हैं बच्चा? लाभकारी है 4। कौन कौन से 4? आपका हो जाएगा वेनेडियम, जिसको V से डिनोट करते हैं। दूसरा हो जाएगा आपका कोबाल्ट, जिसको CO से डिनोट करते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका सिलिकॉन, इसको Si से डिनोट करते हैं। और चौथा हो जाएगा आपका सोडियम, इसको NF से डिनोट करते हैं। ये 4 आपके बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है। फिर आते हैं फंक्शनल न्यूट्रिएंट, फंक्शनल न्यूट्रिएंट, ठीक है, कार्यात्मक तत्व, कार्यात्मक तत्व। इसको किसने दिया बच्चा? इसको दिया 1963 में, किसने? निकोलस ने। किसने दिया? 1963 में किसने दिया? निकोलस ने।
यही गड़बड़ हो गई थी वहाँ CRI स्टेज में, मैंने ये लिखवा दिया था। ठीक है, तो इनके द्वारा दिए गए कितने फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, याद रखना निकोलस के द्वारा 20। ठीक है, निकोलस के द्वारा 20 है, समझना बात को। कौन कौन से, तो निकोलस के द्वारा जो है फंक्शनल एलिमेंट इज इक्वल टू एसेंशियल एलिमेंट 16। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट 16 प्लस बेनिफिशियल एलिमेंट 4, तो इस इक्वल टू हो जाएंगे 20। ठीक, लेकिन अभी नाउ फंक्शनल एलिमेंट इज इक्वल टू एसेंशियल एलिमेंट 17 प्लस बेनिफिशियल एलिमेंट 4 इक्वल टू 20। तो अभी कितने हैं नाउ, अभी कितने हैं, अभी जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट है वो 21। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे भी घुमा के पूछेगा क्या कि निकोलस के द्वारा दिए गए कितने फंक्शनल न्यूट्रिएंट है, तो 20, और टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट कितने हैं, तो 21। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज के ऊपर जाना पड़ेगा। क्लियर है, यहाँ तक की बात सामने आ गई। देखो इन सब में, ये जो हमने पढ़ा, इन सब में बोरान जो एकमात्र ऐसा एलिमेंट है, ओनली एलिमेंट है जो नॉन मेटल फॉर्म में होता है। ठीक है, ये नॉन मेटल एलिमेंट है, एलिमेंट ओनली नॉन मेटल एलिमेंट। ठीक है, केवल और केवल इन सब एलिमेंट में 16-17 एलिमेंट्स में केवल बोरान जो है वो नॉन मेटल है, बाकी सारी क्या है, धातु बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, मेटल फॉर्म में होती है। चीज़ें समझ में आ गई, बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ मोबिलिटी की। ठीक है, चलो इसको चार्ट ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। चार्ट फॉर्म में ज़्यादा सही रहेगा। इसको यहाँ ले लो। चलिए, तो दो तरीके की मोबिलिटी मिलेगी आपको, एक तो प्लांट के अंदर और एक सॉइल के अंदर, है ना। न्यूट्रिएंट जो है मूवमेंट करते हैं, न्यूट्रिएंट जो है घूमते रहते हैं, कहाँ, प्लांट के अंदर भी और सॉइल के अंदर भी। तो कुछ घूमते हैं, कुछ कम घूमते हैं, कुछ घूमते ही नहीं हैं। तो जो मोबिलिटी के आधार पर है ना, यहाँ मैं लिखूँगा मोबिलिटी इन प्लांट, तो पौधों में जो मूवमेंट है वो, ठीक है। और मोबिलिटी इन सॉइल, मोबिलिटी इन सॉइल मतलब क्या हो गया कि प्लांट के अंदर जो है गतिशील, पौधों की गतिशीलता है ना, तो ये प्लांट के अंदर गतिशील, पौधों में गतिशीलता, गतिशीलता, ठीक है, पौधों में गतिशीलता। और कहाँ पे, मृदा में गतिशीलता, मृदा में गतिशीलता, प्लांट जो है गति करते हैं। अब यहाँ पर जो गति करते हैं वो, तो वो भी अलग अलग प्रकार से करेंगे, है ना। चलिए अलग अलग प्रकार से कैसे, समझिए। कुछ जो होंगे क्या, हाईली मोबाइल होंगे, कुछ जो होंगे वो हाईली मोबाइल होंगे, कुछ होंगे वो कैसे, मॉडरेट मोबाइल, कुछ होंगे लेस मोबाइल, और कुछ जो होंगे ई मोबाइल, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेंगे। क्लियर। जैसे प्लांट, इसमें भी सोइल के अंदर कुछ क्या होंगे, हाईली मोबाइल, ठीक दिख रही, ठीक है, हाईली मोबाइल, मॉडरेट मोबाइल और ई मोबाइल, ठीक, ये कंडीशंस यहाँ पर बनेगी। चलो, तो यहाँ पर पहला क्या हो गया, हाईली मोबाइल, हाईली मोबाइल मतलब बहुत ज़्यादा गतिशीलता, मॉडरेट, मॉडरेट मोबाइल मध्यम गतिशीलता, ठीक है, लेस मोबाइल कम गतिशीलता, और ई मोबाइल मतलब अगतिशीलता, बिल्कुल भी गति नहीं करेंगे। यहाँ आ जाएगा हाईली मोबाइल, ठीक है, मॉडरेट मोबाइल और ई मोबाइल। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है बच्चा, ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा तत्व जो है पौधों में अगतिशील है, निम्न में से कौन सा तत्व जो है पौधों में सोइल में अगतिशील है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो समझो, हाईली मोबाइल वाले कौन से हैं आपका, NPK
Mg एमओ क्लोरीन। मॉडरेट वाला आ जाएगा आपका जिंक, और लेस में आ जाएगा मैग्नीशियम, कॉपर, मैग्नीज, कॉपर, आयरन और सल्फ़र। ठीक। ई मोबाइल में आ जाएगा कैल्शियम और बोरान। ज़्यादातर इसी का पूछा जाता है, कैल्शियम और बोरान का, कि सोइल के अंदर कौन से ऐसे, प्लांट के अंदर ऐसे कौन से एलिमेंट है जो मूवमेंट नहीं करते हैं। अब देखो इसी से समझ में आता है ये हाईली मोबाइल है। तो आपने देखा होगा NPK, Mg, MO ये जो है निचली पत्तियों पर डिफिशियंसी दिखाते हैं, और निचली पत्तियों पर डिफिशियंसी दिखाते हैं और धीरे धीरे और ऊपर चले जाते हैं दिखाते दिखाते। निचली पत्तियों पर डिफिशियंसी शो करते हैं, पीलापन निचली पत्तियों पर आता है और धीरे 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 ऊपर तक चला जाता है। मतलब ये मूवमेंट है, ये निचली पत्तियों पर अटैक करते हैं। बोरान मॉडरेट है, मतलब ये निचली पत्तियाँ, पुरानी पत्तियां और नई पत्तियां, निचली पत्तियां और ऊपरी पत्तियां दोनों पर डिफिशियंसी दिखाता है, इसलिए मॉडरेट मोबाइल है। ये लेस मोबाइल है, मतलब ये नई पत्तियों पर, जो ऊपर वाली पत्तियां होती है उन पर पहुंचाते हैं, और ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करते। मतलब ये सबसे ऊपर टर्मिनल पोर्शन जो होता है सबसे ऊपर, वहां पर डिफिशियंसी शो करते हैं। इसी से आपको समझ में आ जाता है भाई ये हाईली मोबाइल है, मॉडरेट है, लेस है और ई मोबाइल है। मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट करते हैं मतलब ये पहले डिफिशियंसी नीचे शो करते हैं और नीचे से ऊपर चले जाते हैं। ठीक, मतलब हाईली मोबाइल। ये मॉडरेट है जिंक वाला। मॉडरेट मतलब ये बीच का है, नीचे भी नुकसान पहुंचाएगा, ऊपर भी, मतलब नीचे भी पुरानी पत्तियों पर भी क्या दिखाता है ये सिम्टम्स, और ऊपर वाली पत्तियों पर भी दिखाता है ना, नई पत्तियों पर और पुरानी दोनों पर। ये लेस है, कम गति करते हैं, तो ये क्या रहेंगे, ऊपर ही रहेंगे भैया, कि हम तो चल ही नहीं पाएंगे, ऊपर ज़्यादा जा ही नहीं पाएंगे, तो ये ऊपर पर नई पत्तियों पर ही डिफिशियंसी शो करते हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे, तो ये कहाँ पर रहेंगे, टॉप पर ही रहेंगे भाई, हम तो ऊपर ही रहेंगे, हमसे तो ऊपर उतरना चढ़ना नहीं होगा, है ना। तो ये बिल्कुल टर्मिनल पोर्शन पर सिम्टम्स दिखाते हैं, यहीं से समझ में आ जाता है। यहाँ पर आ जाता है आपका NO3 माइनस, SO4 2 माइनस। ठीक है, ये प्लांट के अंदर, सोइल के अंदर जो है मूवमेंट करते हैं। SO3 माइनस, NO2 माइनस, और आ जाएगा इसमें बोरान आ जाएगा H2BO3 माइनस। H2BO3 माइनस के अलावा क्लोरीन माइनस और मैग्नीज 2+, ये इसके अंदर आ जाएगा। लेस मोबाइल या मॉडरेट, लेस मोबाइल करना इसको, मॉडरेट तो इसमें होगा ही नहीं। ठीक है, लेस मोबाइल, लेस मोबाइल। लेस मोबाइल के अंदर इसमें क्या क्या आ जाएगा, लेस मोबाइल के अंदर इसमें आएगा NH4K+, कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+, मैग्नीशियम 2+ और कॉपर 2+। ठीक है, और इसमें आ जाएगा फास्फोरस और जिंक 2+। ई मोबाइल होते हैं। देखो प्लांट के अंदर, सोइल के अंदर जो है फास्फोरस जो है ई मोबाइल होता है, अगतिशील होता है। तो जैसे, तो हम इसको, ये हमारी क्या है, सीड है, और तो फास्फोरस कहाँ देते हैं, इसके जस्ट नीचे देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अगतिशील है ना, मूवमेंट नहीं करता, ये यहीं पर रहेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। जैसे इस सीड में से जो रेडिकल्स निकलेगा, रूट्स निकलेगी, वो नीचे आएगी, तो यहाँ पर वो फास्फोरस ले लेगी। समझ में आ गई चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्यों देते हैं, है ना, क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि भाई सीड के नीचे क्यों देते हैं फास्फोरस, सीड के साथ में क्यों नहीं देते, सीड के ऊपर क्यों नहीं देते। इसलिए नहीं देते बच्चा, ये अगतिशील होता है, ये घूम जाता ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं करता है। तो भैया इसको नीचे दो ना, तो सीड से जैसे रूट निकलेगी नीचे, तो वहाँ से ये फास्फोरस से होती हुई गुजरेगी, तो फास्फोरस को ले लेगी। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर है आपको। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर प्लांट्स का रोल, है ना, न्यूट्रिएंट्स का रोल। अब देखते हैं हम डिफिशियंसी चार्ट अपन देख लेते पहले, तो कौन सी कहाँ शो करता है, डिफिशियंसी कौन कहाँ शो करता है, इसमें भी चार्ट बना लेना। ठीक है, कौन कहाँ डिफिशियंसी शो करेगा। इसमें आपका ये हो जाएगा पुरानी पत्तियों पर, ये हो जाएगा आपकी नई पत्तियों पर, ये हो जाएगा आपकी मॉडरेट, और ये आल। ठीक है, ये पुरानी पत्तियों पर अटैक। ठीक, अब इन पुरानी पत्तियों में फिर से आपका आ जाएगा दो अलग अलग, एक विद स्पॉट और विदाउट स्पॉट। यहाँ पर आ जाएगा जिसमें ग्रेन, मतलब जो सिराएं हैं वो हरी रहती है और येलो रहती है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें फिर से आपको दो क्रॉस करना है यहाँ पर। चलिए, तो पहला तो आ जाएगा आपका ओल्ड लीफ। ठीक है, ओल्ड लीफ में आपका क्या है, हाँ, इसमें एक और लाइन खींच लेना यहाँ, ये। ठीक, ये ठीक, ओल्ड लीफ। ओल्ड लीफ के बाद आ जाएगा
न्यू लीफ, ठीक है, न्यू लीफ, ओल्ड लीफ और लोअर, न्यू लीफ और अपर, ठीक है भाई, ऊपर ही होगी नहीं पत्तियाँ, ये ओल्ड एंड न्यू दोनों पर, नई और पुरानी पत्ती दोनों पर, और ये टर्मिनल पर, टर्मिनल लीव्स मतलब टर्मिनल बट सबसे ऊपर। चलिए, तो ओल्ड लीफ पर कौन कौन से पुरानी मतलब पुरानी पत्तियां जो है, पुरानी पत्तियां हैं, और जो निचली पत्तियां हैं वहाँ पर कौन सिम्टम्स दिखाते हैं, किसकी डिफिशियंसी मिलती है हमें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK, Mg, MO। ऐसे याद रखो, क्या, NPK, Mg, MO। कैसे याद रखोगे, NPK, Mg, MO। दूसरा, नई लीफ पर जाते हैं तो नई लीफ में क्या आ जाएगा आपका, मनकू फेस, क्या, मनकू फेस, ठीक है, मनकू फेस। ओल्ड और न्यू पे केवल जिंक है एकमात्र, है ना, केवल जिंक है। टर्मिनल पे आ जाएगा आपका और पी, ठीक, इसको यहाँ पर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी लिख सकते हो, और ये क्योंकि ये एक ही है। चलिए, अब यहाँ पर आता है ये विथ डेड स्पॉट, ठीक है, यहाँ क्या करेगा, धब्बा, पत्तियों पर धब्बा दिखेगा आपको, और विदाउट डेड स्पॉट, विदाउट डेड स्पॉट, पत्तियों पर धब्बा नहीं दिखेगा। यहाँ पर क्या रहेगी, ग्रीन वेन, जो सिराएं हैं वो हरी रहेगी, और जो सिराएं हैं वो क्या हो जाएगी, येलो हो जाएगी, येलो वेन, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर विथ डेड स्पॉट में आपका आ जाएगा के और मोलिब्डेनम, MO, इनमें डेड स्पॉट नहीं मिलेगा। बाकी NP और क्या बचा, MO, ठीक है, NP और Mg, ये विदाउट स्पॉट, इन पर पत्तियों पर धब्बे नहीं दिखा देते, इन पर पत्तियों पर धब्बे दिखाई देते हैं। ग्रीन वेन में आ जाएगा आपका येलो वेन में कोस, और ग्रीन वेन में आ जाएगा आयरन और मैग्नीज। क्लियर है, आयरन और मैग्नीज आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब जो है इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग हमें देखनी है। अब इसके अंदर एक चीज़ और देख लो, अब यहाँ पर भी जो है ये मैग्नीशियम जो है, इसकी जो वेंस होती है ये भी ग्रीन होती है, ठीक है, ग्रीन होती है। और जो नाइट्रोजन है इसकी जो वेंस होती है, ठीक है, इसकी जो वेंस होती है, सिरा होती है, वो येलो होती है, ठीक है। इसी चार्ट से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है, इसी चार्ट से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक की पूरी कहानी, ठीक, यहाँ तक की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। और यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि नई पुरानी पत्तियों पर कौन करता है, टर्मिनल पर कौन करता है, न्यू लीफ पर कौन है, ओल्ड पे कौन है, विद स्पॉट, विदाउट स्पॉट, ग्रीन, येलो, या सारा। एक चीज़ और मेरे को अभी पढ़ाते पढ़ाते एक और करेक्शन दिखाए नोट्स में, वो मैं बता देता हूँ। लैंड क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने, लैंड कैपेबिलिटी, सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर, है ना, सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर, सॉइल टेक्सोनॉमी के अंदर, क्योंकि वो नोट्स में करेक्शन है उसमें, ठीक है, पढ़ाया बिल्कुल सही है, नोट्स में करेक्शन है, और आप निम्रा सुद्धा में भी गलत दिया हुआ इसलिए बोल रहा हूँ। नोट्स में जो हमने पढ़ी थी क्लास 3 और एक क्लास 7, यहाँ ध्यान देना। आप निम्रा सुंडा पे जाओगे, निम्रा सुंडा पे, तो वहाँ पर क्लास 3 में रेड कलर और क्लास 7 में ब्राउन कलर दिया है निम्रा सुंडा में, और हमारे नोट्स में भी यही है, क्योंकि मैंने निम्रा सुंडा से वो नोट्स लिया था। तो नोट्स में करेक्शन करना, ठीक है, यहाँ पर नोट्स में आपको क्या करना है, करेक्शन करना। वीडियो में बिल्कुल सही पढ़ा है, नोट्स में करेक्शन करना। क्लास 3 में पिंक कलर आएगा, ठीक है, और क्लास 7 में आ जाएगा रेड कलर, ये सही है, ठीक है। तो वीडियो में मैंने बिल्कुल सही पढ़ाया है, नोट्स में मैं करेक्ट करना भूल गया और सारे नोट्स आपको शेयर कर दिए। तो आप नोट्स में सुधार लेना, पिंक और रेड कर लेना नोट्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि नेब्रा सुंदा में और हमारे नोट्स में भी ये दिया था, तो इन दोनों को करेक्ट कर लेना, ये गलत है। और मैंने बताया भी था पढ़ाते समय कि ये नोट्स में गलत दिया है, इसको सही कर लेना। नेम्रा सुंदा में भी गलत दिया है, सही कर लेना, क्योंकि ये कहाँ से लिया है, ISRI की साइड से लिया गया है, पिंक और रेड, ठीक है, तो इसको भी करेक्ट कर लेना। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मोबिलिटी भी हमने देख लिया और डिफिशियंसी भी यहाँ पर देख ली, ठीक है। अब 1 बाय 1 सभी डिफिशियंसी पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन जो है कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है,
सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, अल्टीमेट स्रोत क्या होता है इसका, तो इसका सोर्स होता है ऑर्गेनिक मैटर। अल्टीमेट सोर्स तो क्या है, एटमॉस्फेयर है ना। अल्टीमेट स्रोत क्या है, वो तो एटमॉस्फेयर है, लेकिन हमें कहाँ से मिलता है, लगभग 90-95% ऑर्गेनिक मैटर से मिल जाता है हमें नाइट्रोजन। ठीक, पहला पॉइंट। नाइट्रोजन जो है मुख्य घटक है, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड एंड प्रोटीन, मतलब ये प्रोटीन और अमीनो अम्लों का मुख्य घटक है। ठीक है, क्या है ये, प्रोटीन एवं अमीनो अम्ल का मुख्य घटक है, मुख्य घटक है। ठीक, जैसे प्रोटीन का आप जो स्ट्रक्चर देखोगे, फार्मूला देखोगे, तो CHON उसमें आता है और सल्फर और आयरन भी मिल जाता है कम मात्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो प्रोटीन बनता है उसमें नाइट्रोजन जो है मेन रोल प्ले करता है। क्या, मेन रोल, और एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो है नाइट्रोजन जो है प्रोटीन को बनाने में मुख्य घटक का काम करता है। देखो उसका फार्मूला यही है प्रोटीन का, CHON। तो N जो है नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन बनाने में मुख्य भूमिका अपनी अदा करता है। क्लियर है, इतनी बात समझ गए आपको। ये इम्पार्ट डार्क कलर एंड इनकरेज वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है। ये क्या करता है, गहरा हरा रंग देता है, यह गहरा हरा रंग प्रदान करता है तथा वनस्पति विकास को बढ़ाता है। ठीक है, वनस्पति विकास को बढ़ा देता है। यह है नाइट्रोजन का काम। ऑक्सीजन का सिंथेसाइज भी करता है, याद रखना, ये ऑक्सीजन बनाने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन सिंथेसाइज भी करता है, ऑक्सीजन का सिंथेसाइज भी करता है, ऑक्सीजन बनाने में भी मदद करता है ये। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिफिशियंसी क्या है, कमी क्या है, डिफिशियंसी की बात करें, कमी की बात करें, तो ये क्या हो जाती है, येलोइंग, लीफ येलोइंग, पत्तियां जो है क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोसिस ऑफ लीव्स क्लोरोसिस। ठीक है, पत्तियों का पीला पड़ना, क्या है, पत्तियों का पीला पड़ना, इसको क्लोरोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म्स है, वो दो टर्म समझ लो, एक है क्लोरोसिस, एक है इटियोलेशन। ठीक है, इटियोलेशन, ये दो टर्म्स, क्लोरोसिस और इटियोलेशन। इटियोलेशन जो है, क्लोरोसिस जो है वो होता है येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एसेंशियल एलिमेंट, मतलब तत्व की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना। ठीक है, तत्व की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना, तत्व की कमी के कारण पत्तियों का पीलापन। ठीक है, और इटियोलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पत्तियां पीले पड़ेगी, येलोइंग ऑफ लीफ ड्यू टू लैक ऑफ सनलाइट, या हम बोल सकते हैं ड्यू टू डार्कनेस, सैडनेस। मतलब अगर आप किसी पौधे को, हरे पौधे को बंद कमरे में रख दो जहाँ पर लाइट वगैरह नहीं है, अंधेरा है, तो वो पौधा ऑटोमेटिकली उसमें पीलापन आ जाएगा। ठीक है, लाइट की कमी से। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश की कमी से, सूर्य के प्रकाश की, है ना, प्रकाश की कमी के कारण पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियों का पीला पड़ना। ठीक है, ये होता है इटियोलेशन। ये दो टर्म समझना जरूरी था आपके लिए, क्योंकि दोनों काम सेम ही है। तो यहाँ पर येलोइंग हो जाएगी लीफ, क्लोरोसिस होगी, मतलब पत्तियाँ क्या होगी, पीली पड़ जाएगी। ठीक है, पत्तियों का पीला पड़ना, पत्तियाँ यहाँ पर पीली पड़ जाएगी।
वी शेप का यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लोरोसिस, वी शेप का क्लोरोसिस होता है, मतलब वी शेप में पीलापन पड़ेगा, ठीक है, वी शेप, पत्तियाँ जो वी शेप में, और जनरली किस में, सीरियल में, सीरियल में अनाजों में ऐसी कंडीशंस होती है, अनाजों में वी शेप में पीलापन पड़ता है इसमें। अब डिसऑर्डर की बात करें, क्या डिसऑर्डर, रोग कौन से लगते हैं, एक तो इसमें लगता है स्टारवेशन, स्टारवेशन डिजीज़, स्टारवेशन मतलब होता है भूखमरी, भूखमरी की बीमारी से हो जाती है, और दूसरी बटनिंग इन कॉलीफ्लावर, ठीक है, होती तो बहुत सारी है। तो जो अपनी गोभी है, बंद गोभी, बंद गोभी के अंदर बटनिंग हो जाता है। बटनिंग का मतलब होता है कि जो हेड होता है कॉलीफ्लावर के, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट को, इन्फ्लोरेसेंस को हेड बोलते हैं, वो जो हेड है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, बटन लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, उसका डेवलपमेंट ही नहीं होता। तो उसको बटन लाइक हो जाता है किसकी वजह से, नाइट्रोजन की कमी से और साथ में मॉइस्चर की कमी से, लो मॉइस्चर होने की वजह से, नमी की कमी होने से और नाइट्रोजन की कमी होने से उसमें बटनिंग हो जाती है, मतलब जो कर्ड है उसका या जो हेड है वो छोटा हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये नाइट्रोजन की बात हो गई। अब बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस, चलिए, फास्फोरस का सोर्स क्या है बच्चा, सोर्स क्या है, स्रोत क्या है इसका, स्रोत है इसका एपेटाइट, क्या है, एपेटाइट। सोइल साइंस के अंदर हमने ये पढ़ा है, ये नहीं भी पढ़ा हो तो शायद मैंने पढ़ाया है ना, सोर्स सारे। तो एपेटाइट इसका क्या है, सोर्स है, ठीक है, एपेटाइट ये है, ये एपेटाइट इसका क्या है, सोर्स है। दूसरी चीज़, एक मिनट बच्चा, चलिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, सेल फॉर्मेशन, नई सेल का फॉर्मेशन करता है, न्यू सेल फॉर्मेशन ये करता है, न्यू सेल फॉर्मेशन, नई सेल बनाता है, नई सेल बनाता है। रूट डेवलपमेंट करता है, रूट का डेवलपमेंट, ठीक है, जड़ का विकास करता है। दूसरा, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन फॉर्मेशन, जो दाने बनते हैं उसके फॉर्मेशन में ये ज़रूरी होता है, ग्रेन को बनाने में फास्फोरस। और इसको एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी भी इसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है एटीपी में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, एनर्जी स्टोर होती है, क्या होती है, एनर्जी स्टोरेज होती है, इसलिए इसको एनर्जी करेंसी भी बोला जाता है, ठीक है। डिफिशियंसी क्या है, कमी की बात करें, डिफिशियंसी की, डिफिशियंसी कमी की अगर मैं बात करूं तो वही बात है, लोअर एंड ओल्ड लीफ पर कमी दिखाई देती है ना, लोअर और ओल्ड लीफ पर। दूसरा, इसकी कमी से क्या होता है, रेड पर्पल कलरेशन हो जाता है, रेड पर्पल कलरेशन आ जाता है, ठीक है, लाल गुलाबी कलर आ जाता है। दूसरा, ब्रोंजिंग हो जाती है, ब्रोंजिंग अपीयरेंस आ जाता है, ठीक है। तो डिसऑर्डर क्या होगा, डिसऑर्डर क्या होता है इससे, सिकल सेप, ठीक है, सिकल सेप यहाँ पर हंसिया के आकार की हो जाती है, पत्ती जो है वो बच्चा किस आकार की हो जाती है, हंसिया के आकार की, कुछ इस आकार की पत्ती जो इस आकार की हो जाती है। और ये जो रेड कलर पर ये आप देख रहे हो, ये मेज में आपको देखने को मिलता है, मेज की क्रॉप में पत्तियाँ जो कैसी हो जाती है, सिकल सेप हो जाती है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं पोटास की। पोटास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है, पोटास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोटास, पोटेशियम। देखो, पोटेशियम सबसे पहला मोस्ट, इसका जो मेन फंक्शन है, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है बच्चा, इसका जो मेन, पहले तो सोर्स की बात कर लेते हैं। सोर्स क्या है इसका, सोर्स, स्रोत क्या है, स्रोत है बच्चा इसका माइका, है ना, अबरक, अबरक जिसको बोलते हैं, जैसे मस्कोवाइट, बायोटाइट और फेल्सपार, फेल्सपार से भी मिलता है हमें पोटास, है ना, माइका और फेल्सपार, फेल्सपार, ये इसका सोर्स है। मेन फंक्शन क्या है, ये स्टोमेटा, स्टोमेटा को क्या करता है, रेगुलेट करता है, स्टोमेटा रेगुलेशन, ठीक है। स्टोमेटा रेगुलेशन मतलब स्टोमेटा को बंद करना और चालू करना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन को स्ट्रेस अवॉइडर भी बोलते हैं, स्ट्रेस अवॉइडर। क्यों बोलते हैं स्ट्रेस अवॉइडर,
क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस को कम करेगा, क्योंकि स्टोमेटा को बंद करता है, चालू करता है, बंद करता है। बंद करेगा तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन जो है कम हो जाएगा, तो क्या होगा, प्लांट में स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं सिर्फ इंग्लिश में लिख रहा हूँ बच्चा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। मैं हिंदी में नोट्स मिलेंगे आपको और समझा भी रहा हूँ। स्ट्रेस मतलब कि जो तनाव है वो कम जो है वो कम करेगा, अवॉइड करेगा तनाव को। ठीक है, ये फॉर्मेशन करेगा शुगर का, ये फॉर्मेशन ऑफ शुगर, शुगर बनाने का काम भी करता है। इसको लग्जरी कंजप्शन, लग्जरी कंजप्शन भी कहते हैं, लग्जरी कंजप्शन टर्म्स भी बोलते हैं। देखो लग्जरी कंजप्शन का मतलब क्या है, लग्जरी कंजप्शन का मतलब क्या है, अगर आप इसको अधिक मात्रा में भी दे दो ना तो यील्ड खराब नहीं होती। ठीक है, मतलब कि लग्जरी कंजप्शन में ये है कि अगर अधिक मात्रा में देने पर भी क्या होता है, यील्ड में कोई नुकसान नहीं होता है, ना ही प्लांट की जो है कोई किसी प्रकार का इफेक्ट आता है। लग्जरी कंजप्शन यही है, लग्जरी मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छी लाइफस्टाइल जीना। तो पोटास अगर आप एक्स्ट्रा भी दे देते हो तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, लग्जरी कंजप्शन और हिडन हंगर भी इसमें होता है, याद रखना। इसमें हिडन हंगरी हिडन हंगरी भी इसमें होती है। हिडन हंगरी का मतलब ये होता है कि इसमें यील्ड जो है, यील्ड रिड्यूस हो जाती है पर सिम्टम शो नहीं होते हैं, सिम्टम शो नहीं होते। ठीक है, यील्ड रिड्यूस हो जाती है पर ये सिम्टम शो नहीं करता, तो हिडन हंगर भी पाई जाती है। लग्जरी कंजप्शन भी इसको बोलते हैं, फॉर्मेशन करता है शुगर का, स्ट्रेस ओवरडोज भी बोलते हैं, और मेन फंक्शन इसका स्टोमेटा रेगुलेशन, स्टोमेटा को बंद करता है और चालू करता है। क्लियर है? चलिए, डिफिशियंसी क्या है, एक तो वही पुरानी पत्तियों पे आएगा ये। डिफिशियंसी क्या है ये, तो वही लोअर एंड ऑड लीफ पर इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक, और इसमें क्या हो जाता है, स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग, स्कॉर्चिंग एंड बर्निंग इफेक्ट यहाँ पर ये शो करता है। ठीक है, स्कॉर्चिंग बर्निंग ऑन मार्जिन ऑफ लीफ, पत्ती की जो मार्जिन होती है, मतलब मान लो ये जो है लीफ है, तो इसकी मार्जिन पर जो है स्कॉर्चिंग बर्निंग, थोड़ा सा जला हुआ सा दिखाई देगा, झुलस जाता है ये। ठीक है, और इसमें स्पॉट भी दिखाई देते हैं, स्पॉट, डेड स्पॉट कहाँ पर, टिप ऑफ मार्जिन। ठीक है, मार्जिन पर, ठीक है, लीफ मार्जिन पर यहाँ पर स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं, डेड स्पॉट। क्लियर है? चलिए, क्वालिटी न्यूट्रेंट भी बोलते हैं इसको, याद रखना। ठीक है, ये क्या है, क्वालिटी न्यूट्रेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चमक लाता है ये दानों में। ठीक है, दूसरा ये रेजिस्टेंस फॉर डिजीज। ठीक है, प्रोवाइड रेजिस्टेंस फॉर डिजीज इन प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा करता है। कौन सा? पोटेशियम जो है पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा करता है, और ये दानों में चमक भी लाता है। ये सारी चीज़ें पोटास के अंदर है। क्लियर है? ये तो हो गई मेजर चीज़ें। अभी बहुत सारा बचा है अपना, इसके बाद आप देखोगे कैल्शियम, इसके बाद है आपका कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम। देखो कैल्शियम का सोर्स क्या है, इसका बच्चा, इसका जो सोर्स है वो है डोलोमाइट इसका जो मेन सोर्स है। ये क्या काम करता है, सेल इलोंगेशन। ठीक है, सेल इलोंगेशन और सेल डिवीज़न का काम करता है, सेल को इलोंगेट भी करता है, सेल विभाजन में सहायक होता है ये। ठीक है, इसमें डिफिशियंसी क्या होती है, कमी क्या होगी कि जो टर्मिनल बड है, इसकी जो टर्मिनल बड जो होती है प्लांट्स की, वो हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, टर्मिनल बड जो है वो हुक की तरह कन्वर्ट हो जाती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर में, इस तरीके से हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। डिसऑर्डर क्या होंगे, मेन तो डिसऑर्डर ही है ना, अब ज़्यादा हमें डिटेल नहीं देखनी डिसऑर्डर। तो ब्लॉसम एंड रोट किसमें, टोमेटो में, किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। और एक होता है बिटर टिप होता है किसमें, एप्पल में, ये किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हमें देखना है क्या, मैग्नीशियम।
ठीक है, अगला क्या है, मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा हमें, मैग्नीशियम का सोर्स क्या है, मैग्नीशियम का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है बच्चा। तो मैग्नीशियम का जो सोर्स है, मैग्नीशियम कहाँ से मिलेगा हमें, ये मिलेगा आपको डोलोमाइट या मस्कोवाइट से। डोलोमाइट से भी मिलता है और मस्कोवाइट, डोलोमाइट और मस्कोवाइट से मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, हरित लवक का, हरित लवक का मुख्य घटक होता है। ठीक है, मैग्नीशियम। और इससे क्या डिसऑर्डर होता है, डिजीज़ क्या लगेगी, रोग क्या लगते हैं इससे, इससे लगता है एक तो सेंड्रोन डिजीज़, सेंड्रोन इन किसमें, टोबैको में, सेंड्रोन डिजीज़ इसमें लगती किससे, टोबैको से, सेंड्रोन डिजीज़ टोबैको में। और दूसरी ग्रास टेटनी, ग्रास टेटनी किसमें, एनिमल में। ठीक है, इससे मैग्नीशियम की कमी से, सेंड्रोन टोबैको के अंदर, तंबाकू के अंदर, और ग्रास टेटनी रोग एनिमल में मैग्नीशियम की कमी से हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सल्फ़र। सल्फ़र का जो बच्चा मेन सोर्स है वो क्या है, सल्फ़र जो हमें कहाँ से मिलता है, सल्फ़र का जो बच्चा मेन सोर्स है वो है आपका जिप्सम। क्या है, जिप्सम है, पाइराइट है, ये मेन सोर्स है इसका। और ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट है एमिनो, किसका, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट किसका है, ये एमिनो एसिड का। ठीक है, एमिनो एसिड, एमिनो एसिड का ये एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है। कौन से एमिनो एसिड, एक होता है सिस्टीन, सिस्टेन और मेथियोनिन, मेथियोनाइन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सल्फ़र जो है किसका मुख्य घटक है, तो सिस्टीन, सिस्टेन और मेथियोनिन। ठीक, इतना ही बस इसमें याद रखो। सल्फ़र की कमी से क्या डिसऑर्डर होता है, क्या डिसऑर्डर होता है, तो एक हो जाएगा अकोची, अकोची किसके अंदर, राइस के अंदर, किसकी वजह से होता है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। और अकोची के बाद सल्फ़र से और कौन सा रोग होता है, सल्फ़र से येलोइंग, टी येलो, टी येलोइंग, टी येलोइंग इन टी, चाय में पीलापन जो है सल्फ़र की वजह से ही होता है। ठीक है, ये याद रखना। मेन सोर्स जिप्सम है, पायराइट है, एमिनो एसिड में सिस्टीन, सिस्टेन और मेथियोनिन, तीन चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। मतलब सल्फ़र जो है इनका मुख्य घटक होता है। ठीक है, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट होता है इन एमिनो एसिड का ये सिस्टीन, सिस्टेन और मेथियोनिन। और इनकी कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है वो। अब सल्फ़र के बाद देखेंगे हम आयरन, Fe। तो इसका जो मेन सोर्स है, आयरन का जो मेन सोर्स है वो क्या है, मैग्नेटाइट। एक तो हो जाएगा पायराइट और मैग्नेटाइट, ये दो इसके मेन सोर्स हैं। आयरन क्या काम करता है, क्लोरोफिल को बनाने में। ठीक है, क्लोरोफिल सिंथेसाइज, क्लोरोफिल का सिंथेसाइज करता है। और रेस्पायरेशन में O2 कैरियर का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है किसके अंदर, रेस्पिरेशन में। ठीक, अब इससे कौन सी बीमारी होती है, तो इंटरवेनल क्लोरोसिस। ठीक है, मतलब इंटरवेनल क्लोरोसिस का क्या मतलब है, जैसे मान लो ये लीफ है, ठीक है, ये पत्ती है, इसमें पत्तियाँ जो वेन है ये तो हरी रहेगी, जो सिराएं हैं इसकी हरी रहेगी, बाकी अंदर जो है वो पीलापन हो जाता है। ठीक है, और ये इसमें सिराएं जो हरी दिखती है, इंटरवेनल क्लोरोसिस इसमें हमें मिलती है। क्लियर। आयरन के बाद आ जाओ मैग्नीज। ठीक है, मैग्नीज का सोर्स क्या है, ये भी मैग्नेटाइट है, इसमें भी मेन सोर्स क्या है इसका, मैग्नेटाइट मेन सोर्स है इसका। ठीक है, ये क्या काम करता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन का काम करता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन का काम करता है। दूसरा, इससे कौन सी डिजीज़ होती है, याद रखना, एक तो होता है पहाला, पहाला डिजीज़ किसमें, शुगर केन में, शुगर केन में पहाला। फिर ग्रे स्पाइक डिजीज़ किसमें, बार्ले और ओट में ग्रे स्पाइक डिजीज़ हो जाती है। और इसमें
मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, अब कमी नहीं, टॉक्सिसिटी से क्या हो जाता है, क्रिंकल लीफ इन कॉटन, कॉटन में क्रिंकल लीफ डिजीज हो जाती है। ठीक है, ये याद रखना किसकी वजह से, मैग्नीज की वजह से। मैग्नीज के बाद आ जाओ कॉपर, ये इंपॉर्टेंट है, Cu। इसका जो मेन सोर्स है बच्चा वो क्या है, देखो कॉपर जो है Cu, आपने देखा होगा, हमने एक चीज़ हम पढ़ेंगे आगे जिसको PS1 और PS2 बोला जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर PS जो है 70 PS होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वापस घूम के इसी में आ जाता है, साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ क्या करता है, प्लास्टोसाइनिन एक एलिमेंट काम करता है जो कॉपर की वजह से बनता है। तो ये क्या होता है, मुख्य घटक होता है प्लास्टोसाइनिन का, याद रखना। ये क्या होता है, कंपाउंड होता है प्लास्टोसाइनिन का, कंपाउंड ऑफ प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन का ये घटक होता है। ठीक है, और कॉपर की वजह से बहुत सारी रोग होती है ना, गमोसिस डिसऑर्डर की बात करो तो कौन कौन से डिसऑर्डर होता है, गमोसिस और एक्जेंथमा। एक्जेंथमा किसमें, सिट्रस में गमोसिस हो जाता है, और एक्जेंथमा सिंड्रोम में डाइबेक एंड रिक्लेमिनेशन डिजीज, ये भी किसमें, सिट्रस में। ठीक है, ये डिजीज उसमें देखने को मिलती है। अब बोरान, बोरान भी इम्पोर्टेंट है, फटाफट कर लो इसको क्योंकि बहुत सारा है, नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा। देखो बोरान भी जो है ना बच्चा, बोरान भी क्या करता है, एक तो फॉर्मेशन करता है शुगर का, फॉर्मेशन ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मेशन ये करता है। दूसरी साथ ये भी क्या करता है, स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये भी स्टोमेटा को रेगुलेट करता है। ठीक, स्टोमेटा को रेगुलेट करने का काम करता है बोरान भी। अब इससे कौन कौन सी डिजीज होती है, देखो इससे होती है ब्राउनिंग इन कॉलीफ्लावर, बंद गोभी में ब्राउनिंग हो जाती है। हैन एंड चिकन इन ग्रेप्स। ठीक है, अंगूर में हैन एंड चिकन डिजीज। फ्रूट क्रैकिंग टोमेटो में, फ्रूट क्रैकिंग इन टोमेटो, टोमेटो में फूड क्रैकिंग इसी की वजह से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ जिंक, जिंक की कमी से क्या होता है, क्या होगा, खेरा डिजीज, राइस में पढ़ चुके हैं। जिंक की कमी से क्या होता है, वाइट बड इन मैज। ठीक है, वाइट बड इन मैज, लिटिल लीफ इन कॉटन, ये सब याद ही करना है आपको। ठीक है, कॉटन में लिटिल लीफ इसी की वजह से होती है, और रोसेटिंग लीफ ये जिंक की वजह से होता है। बाकी बच्चा आप जो बचे हैं, हाँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और देख लो, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम इसकी वजह से क्या होता है, विप्टेल, विप्टेल इन कॉलीफ्लावर। क्योंकि ये तो सारा हम वापस दोबारा से पढ़ेंगे है ना, ये जो डिसऑर्डर है वगैरह जो हम हॉर्टिकल्चर पढ़ेंगे वहाँ पर ये वापस आने वाला है सारा, तो इसको फटाफट से देख लो क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया अपना, और तो ये नोट्स में मिल जाएगा और इनको हम हॉर्टिकल्चर के अंदर दोबारा से पढ़ेंगे। अब बचा क्या आपका, बाकी और बचे हैं जैसे कोबाल्ट है ना, निकिल है, और जो बचे हैं उनको नोट्स से अंदर पढ़ लेना, 2-4 बचे हैं। ठीक है, तो मैं इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्लोरीन बचेगा आपका, क्लोरीन बचेगा, तो इनमें जो है 1-1, 2-2 पॉइंट है, नोट्स में आपको मिल जाएंगे, इसको देख लेना। तो ये प्लांट न्यूट्रिएंट वाला चैप्टर हमारा खत्म होता है, वो सोइल साइंस भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अगर इसमें कुछ बचता है, हाँ एक चीज़ जो बचती है इसमें सोइल साइंस में, वो बचती है सोइल वाटर, जैसे एंट्री कैसे होती है, पीएफ वैल्यू क्या होती है, तो छोटा सा लेक्चर वो रहेगा, वो करके और फिर आपका सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन और वाटर सेट, ये आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।